सरला, सिमरन, अरे ओ कहाँ हो तुम दोनों? अरे मौसी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? पैरी लागू। मैं ठीक हूँ बेटा, सरला कहाँ है? माँ जी पूजा कर रही हैं, आप बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। लाइए ये सामान आप मुझे दे दीजिए। इतना कहकर सिमरन अपनी मौसेरी सास से सामान लेकर अंदर अपनी असली सास सरला को बुलाने चली गई। सरला का एक ही बेटा था रमेश, जो एक किसान था। सिमरन वैसे तो बगल के गांव की सीधी सादी लड़की थी और उसकी सादगी देखकर ही सरला ने उसे अपने बेटे रमेश के लिए पसंद किया था। लेकिन घर के कामों में निपुण होने के साथ साथ सिमरन पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार थी। वो पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता एक गरीब किसान थे। कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से वो सिमरन के सपनों को पंख नहीं दे सके। दूसरी तरफ सुषमा और सरला सगी बहनें थीं। सुषमा भी सिमरन को बहुत पसंद करती थी। और बता सिमरन, क्या चल रहा है? कुछ खास तो नहीं मौसी जी, सब ठीक ही चल रहा है। ये सुबह सुबह खेतों में चले जाते हैं, फिर सीधा शाम को ही थक हार कर आते हैं। माँ जी अपना भजन कीर्तन करती रहती हैं और घर के कामों में मेरा पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। और तेरी पढ़ाई? मैंने तुझसे कहा था ना कि घर के कामों से थोड़ा वक्त निकाल कर पढ़ाई भी करती रहा कर। सुषमा और सिमरन बातें कर ही रही थी कि तभी अपनी पूजा निपटा कर सरला भी बाहर आ गई। अरे जीजी आ गई, कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ, तू सुना? मैं भी अच्छी हूँ। और क्या बातें चल रही थी दोनों में? फिक्र ना कर, तेरी बहू ने कोई बुराई ना की मुझसे तेरी। मैं तो बस ये पूछ रही थी इससे कि सारा दिन ये घर के कामों में ही उलझी रहती है या फिर कुछ पढ़ाई लिखाई भी करती है? अरे ब्याह के बाद क्या पढ़ाई लिखाई जीजी, अब तो घर गृहस्थी ही सब कुछ होना चाहिए इसके लिए। और वैसे भी क्या करेगी आगे पढ़कर? अब तो जिंदगी घर अच्छे से चूल्हा चौका संभाल ले, बस वही बहुत है। ना सरला, ऐसा मत बोल, अब जमाना बदल रहा है। अब तो बहू बेटियां कहाँ कहाँ पहुंच रही हैं। तेरी बहू पढ़ने में बहुत होशियार है, तो एक बार उसे मौका देकर तो देख। अब क्या सारी बातें यहीं बैठकर कर लोगी जीजी? अब चलो अंदर चलो, और बहू चाय नाश्ता अंदर ही ले आना। सुषमा और सरला भले ही सगी बहनें थीं, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बहुत अलग थी। सुषमा बदलते वक्त के साथ चलना जानती थी, जबकि सरला वो तो अब भी पुराने तौर तरीकों को ही सही समझती थी। क्या जीजी तुम भी क्या बातें शुरू कर दी बहू के सामने? हमारे घर की हालत तुमसे छिपी है क्या? घर में खाने तक के लाले पड़े हैं और तुम कह रही हो कि बहू की पढ़ाई का खर्च भी ओढ़ लें। अरे बोलने से पहले कुछ तो सोच लेती। भगवान न करे अगर बहू ने आगे पढ़ने की जिद पकड़ ली तो महाभारत हो जाएगी घर में। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तू सही का साथ देगी तो। शिक्षा वो उजाला है सरला, जो गहरे से गहरा अंधेरा भी दूर कर देता है। और क्या पता तेरी बहू ही तेरे घर के हालात बदल दे। अरे जाने दो दीदी, वो पहले घर को ही ढंग से संभाल ले। सरला आगे कुछ कहती उससे पहले उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी सिमरन पर पड़ गई, तो उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, लो चाय आ गई, ला बहू यहाँ रख दे। सरला तू समझ नहीं रही है, अगर तू इसे आगे पढ़ने देगी तो। हाँ जीजी, सोचूंगी इस बारे में। लो तुम चाय पियो और ये बताओ कि लता के रिश्ते की बात कहाँ तक पहुंची? सुषमा समझ गई कि सरला बात को बार बार टाल रही है, इसलिए उसने भी फिर सिमरन की पढ़ाई को लेकर बात नहीं की। दूसरी तरफ सिमरन ने बस इतना ही सुना कि उसकी सास उसे आगे पढ़ाने के बारे में सोचेगी, और इस ख्याल से ही वो अपने मन ही मन खुश हो गई। शाम को सुषमा अपने घर वापस चली गई और फिर अगले दिन, माँ जी आपने क्या सोचा फिर? क्या सोचना था मैंने? मतलब किस बारे में? वो आपने मौसी जी से कहा था ना कि आप मेरी पढ़ाई के बारे में सोचेंगी। अरे बहू, तू भी कहाँ मौसी की बातों में आ रही है? पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बन जाएगी तू? देख बहू, हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि 2 रोटी कमाने से आगे कुछ भी सोच सके। और वैसे भी अगर तू ये पढ़ाई के चक्कर में पड़ जाएगी तो क्या घर के सारे काम मैं करूंगी इस बुढ़ापे में? नहीं माँ जी, सारा काम मैं ही करूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप मुझे पढ़ाई और इम्तिहान देने की इजाजत दे दीजिए। मैंने एक बार कह दिया ना तो बस, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। सास से डांट खाने के बाद बेचारी सिमरन बहुत दुखी हो गई। अब उसे आगे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, पर किस्मत का खेल अभी बाकी था। एक दिन रमेश जब खेत से लौटकर घर आया तो बहुत खुश था। माँ, सिमरन कहाँ हो? अरे जल्दी मेरी बात सुनो। बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, क्या बात है? जल्दी बता बेटा। माँ,
वो जो नहर के किनारे बिजली की मेन लाइन जा रही है ना, उसका टावर हमारे खेत में लगेगा। हे भगवान, तो फिर तो खेती की जमीन कम हो जाएगी ना अपनी। ओहो माँ, सरकार अपनी जरा सी जमीन के बदले हमें खूब पैसे देगी। जिस जिसके खेत में वो टावर लगेगा, सरकार उन सबको अच्छा खासा मुआवजा देने वाली है। मैंने तो सोच लिया है, जो पैसा मिलेगा उसके 3 हिस्से करूंगा मैं। तुम अपने हिस्से से तीरथ कराना, सिमरन को नई साड़ियां दिला दूंगा और मैं अपने लिए नया हल ले लूंगा। हाँ, बाकी की जमीन में बढ़िया खेती करूंगा फिर। हाँ। कुछ दिन बाद ही रमेश के खेत में टावर लगना शुरू हो गया। टावर को लगते देख रमेश बहुत खुश था, पर अचानक टावर से एक बड़ी लोहे की रॉड बहुत ऊपर से रमेश पर आ गिरी, जिससे रमेश के सिर पर गहरी चोट आ गई और वो बेहोश हो गया। गांव के बाकी किसानों ने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया और फिर डॉक्टर जी, मेरा बेटा वो ठीक तो है ना? देखिए माँ जी, अभी कुछ नहीं कह सकते। सिर पर बहुत गहरी चोट आई है और इलाज में खर्चा भी बहुत आएगा। आपकी स्थिति देखते हुए मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। आप बिजली दफ्तर जाकर इस दुर्घटना के लिए उनसे मुआवजा मांगिए। वो आपके बेटे का इलाज भी कराएंगे और आपको हर्जाना भी देंगे। डॉक्टर की बात मानकर सरला और सिमरन बिना देर किए बिजली दफ्तर पहुंचे और वहां बैठे सीनियर अफसर को सारी घटना बताई, लेकिन वो अफसर 1 नंबर का बेईमान था। देखिए माँ जी, मैं जानता हूँ कि आपके बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ है। गलती तो हमारे विभाग की ही है। आपको सारा पैसा मिल जाएगा, हर्जाना भी और इलाज के पैसे भी है? लेकिन इस सब में थोड़ा खर्चा तो आपका भी होगा। हाँ, आप बस 50,000 का इंतजाम कर लो। पैसे मिलते ही मैं फौरन आपकी फाइल आगे बढ़ा दूंगा। अफसर की बात सुनकर सरला उससे झगड़ने लगी, लेकिन सिमरन ने समझदारी दिखाई और अपनी सास को वहां से ले गई। फिर सिमरन ने सरला को सुझाव दिया कि उन्हें जाकर कलेक्टर से मिलना चाहिए, पर कलेक्टर से मिलना इतना आसान भी नहीं था। कई घंटों के इंतजार के बाद उनकी मुलाकात इलाके के कलेक्टर से हुई और फिर उसने भी बस मामला देख लेने का आश्वासन दे दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और फिर उसने रुंधे हुए गले से कहा, सिमरन, अब और कोई चारा नहीं। हमें अपने सारे गहने बेचने होंगे, तभी हमारा रमेश ठीक हो पाएगा। पर बिटिया, उसके बाद तुझे एक काम करना है मेरा। तुझे अब कलेक्टर बनकर दिखाना है, लेकिन इसके जैसा नहीं। सिमरन ने मुस्कुराते हुए सरला के आंसू पोंछे। अगले ही दिन दोनों ने जाकर अपने सारे गहने बेच दिए और रमेश का इलाज अच्छे से हो गया। कुछ ही दिनों में वो अस्पताल से घर भी आ गया, लेकिन इस घटना ने सरला की सोच पर गहरा असर डाला था। उसने सिमरन को आगे पढ़ने की न सिर्फ इजाजत दी, बल्कि उसे पढ़ाई के लिए जरूरी वक्त मिल सके, इसके लिए वो घर के कामों में भी उसका हाथ बटाने लगी। दूसरी तरफ सिमरन पूरे जुनून के साथ पढ़ाई में जुट गई। गहने तो पहले ही बिक चुके थे, क्योंकि कमाने वाला रमेश अभी भी बिस्तर पर ही था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। रमेश की हालत बेहतर हो रही थी, तो दूसरी तरफ सिमरन ने यूपीएससी की तैयारी में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया था। और सरला, वो हर वक्त भगवान से सिमरन की कामयाबी के लिए प्रार्थना करती रहती थी। और फिर आखिरकार सभी का संघर्ष रंग लाया और सिमरन ने यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंक हासिल की। फिर कुछ सालों के बाद मे आई कम इन मैडम? अरे शुक्ला जी, आइए आइए। बिजली विभाग का वही घूसखोर अफसर सिमरन को कलेक्टर की कुर्सी पर देखकर हैरान था, तो वही सिमरन के पास ही शान से बैठी सरला उस अफसर को देखकर बोली, सुना है आप खाते बहुत हैं, आइए ना, ये काजू बादाम रखे हैं, खाइए खाइए ना। क्या है ना, उन्हें खाकर आपको फाइलें जल्दी आगे बढ़ाने की ताकत मिलेगी। इसके बाद सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी और उस अफसर के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे।